हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी की सीजन 2 में एपिसोड नंबर 21। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। अभी तक आपने देखा था माहिर की गाड़ी हाईवे की साइड में खड़ी हुई थी। प्रीत गुस्से से मुंह फुलाकर माहिर को देख रही थी। वहीं माहिर उसे इग्नोर करते हुए स्टीयरिंग पर अपनी अंगुलियों को टेप कर रहा था। प्रीत ने माहिर का चेहरा पकड़कर उसे अपने सामने किया और कहा, ऐसे भाग क्यों गए थे वहाँ से? और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, मुझे मैसेज भी नहीं कर रहे थे? सच बता रही हूँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूँ। प्रीत की बात सुनकर माहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम मेरी पिटाई करोगी, वो भी अपने इन छोटे छोटे नाजुक से हाथों से? कहकर माहिर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगा। प्रीत को अब माहिर पर और गुस्सा आया। एक तो उसने इतने दिनों से प्रीत को परेशान किया और अब उसका मजाक भी उड़ा रहा है। प्रीत ने अपनी सीट बेल्ट खोली और जाकर माहिर की गोद में बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटने माहिर के अगल बगल टिकाए और माहिर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या मुझे हल्के में ले रहे हो? भूल गए पहली बार तुम्हें कितनी जोर से थप्पड़ मारा था मैंने? बोलो। और किसी को पीटने के लिए ताकत की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। माहिर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तो मैंने भी तुम्हारे थप्पड़ का जवाब किस तरह से दिया था वो भी तुम्हें याद होगा ना प्रीत? कहो तो याद दिला दूं। प्रीत माहिर से थोड़ा दूर होते हुए बोली, अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कहाँ गायब हो गए थे और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? माहिर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए मुझे अर्जेंट जाना पड़ गया। प्रीत ने नाराज होते हुए कहा, ऐसा भी कौन सा काम अर्जेंट काम था माहिर कि तुम मुझे एक मैसेज करके नहीं बता सकते थे? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, मुझे तो लगा कि तुम मुझे छोड़कर ही चले गए। माहिर ने प्रीत को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ऐसा भला हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? प्रीत ने माहिर के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मुझे लग रहा था तुम मुझसे नाराज होकर चले गए थे ना। माहिर के दिमाग में एक शरारती सूझी। उसने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, हाँ नाराज तो मैं तुमसे था, आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? प्रीत ने माहिर के कंधे पर मारते हुए कहा, और मानूंगी भी नहीं। तुम ना कभी कभी अपनी हदें पार कर जाते हो, इसीलिए अपनी हद में रहा करो और हद में रहना ही सीखो। फिर जैसे ही वो माहिर से के ऊपर से उठने लगी, माहिर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, इतने दिनों बाद मिली हो तो क्या ऐसे सूखी सूखी मुलाकात करोगी? प्रीत ने माहिर का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, तुम जो करने की सोच रहे हो ना, उसे अपनी सोच तक ही रखो, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। कहकर प्रीत अपनी सीट पर बैठ गई। फिर अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, अब जल्दी से मुझे घर छोड़ दो, मेरे पापा बाहर से वापस आने वाले हैं। माहिर ने बेमन से गाड़ी स्टार्ट कर दी और कहा, तुम ना बहुत ही बोरिंग वाली गर्लफ्रेंड हो प्रीत। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने हंसते हुए कहा, अब जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, अब ज़्यादा बातें मत करो और गाड़ी ड्राइव करो। माहिर अब कर भी क्या सकता था, आखिर उसे पटाखा गर्लफ्रेंड जो मिली थी, जो उसे अपने इशारों पर नचाना अच्छे से जानती थी। उसने भी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया कपूर मैंशन। माहिर प्रीत को उसके घर छोड़ के वापस कपूर मैंशन लौट आया था। उसकी गाड़ी अभी कपूर मैंशन के सामने आकर रुकी ही थी कि सामने से एक गाड़ी से हीर बाहर आ रही थी। हीर को देखकर माहिर का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आ गया। हीर जो अभी अंदर जा ही रही थी, माहिर उससे के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हीर ये क्या बेवकूफ़ी भरी हरकत की थी तुमने वहाँ पर? माहिर को सब पता चल गया था क्योंकि आरव ने उसे सब बता दिया था कि हीर ने किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाली थी, जिसकी वजह से माहिर हीर के लिए थोड़ा डर भी गया था और उसे हीर पर गुस्सा भी बहुत आया था क्योंकि अक्सर हीर ऐसी हरकतें करती रहती थी, लेकिन इस बार उसने हद ही पार कर दी थी। माहिर को इतना गुस्से में देखकर हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई पहले ही मुझे डैड ने बहुत डांटा है, आप शुरू मत हो जाइए। कहकर हीर जैसे ही साइड से जाने लगी, माहिर ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, तुमने काम ही ऐसे किए थे ना कि सबको मिलकर तुम्हें डांटना चाहिए, और अभी तो ये कहो कि मोम को अगर पता चल गया ना तो वो तुम्हारी पिटाई कर देगी। यह सुनकर हीर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं भाई, मोम को कुछ मत बताना वरना वो पक्का मुझे धो देगी। तो माहिर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, जब मोम की मार में इतना डर लगता है तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो तुम? डैड अक्सर तुम्हारी हरकतों को मोम के सामने नहीं आने देते, तो क्या इसका तुम फायदा उठाओगी? पर मुझे लगता है कि डैड को इस बार मोम को सब बता देना चाहिए ताकि वो तुम्हें अच्छे से ठीक करे। माहिर बस हीर को डांट ही जा रहा था तो हीर ने रोंदू सी शक्ल बनाते हुए कहा, क्या भाई, एक तो मैं इतनी दूर से आई और आपको पता है कि मैं किडनैप भी हो गई थी, आप मेरा हाल भी नहीं पूछा कि हीर तू कैसी है, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई, और आते ही मुझे डांटने भी लग गए। वैसे तो माहिर अच्छे से जानता था कि हीर इस वक्त उसी के सामने इमोशनल ड्रामा कर रही है, लेकिन आखिर वो उसकी बहन थी, उसे भी हीर की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने थोड़े नरम होते हुए कहा, ठीक है अब ज़्यादा ड्रामा क्रिएट मत कर, और वैसे बताओ तुम ठीक तो हो ना?
तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? माहिर को पिघलता देखकर हीर ने बदतीसी दिखाते हुए कहा, चोट? अरे भाई ये पूछो मैंने कैसे कैसे उन लोगों को परेशान किया, कहकर हीर अपनी एक एक हरकत माहिर को बताने लगी। माहिर ने अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा, ये कभी नहीं सुधर सकती। फिर उसने हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब अंदर मोम से मिलते हैं, कहकर माहिर उसके अपने साथ ले गया। माही जो हॉल में ही बैठी हुई सारिका और अनीता जी से कुछ बातें कर रही थी, उसने जब अपने दोनों बच्चों को देखा तो उन सबके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। माही उनकी तरफ जाते हुए बोली, मैं तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। बड़े क्या हो गए हो, बिना बताए कहीं भी चले जाते हो, अपनी माँ की फिक्र तो जैसे तुम्हें है ही नहीं। माहिर और हीर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी मोम के गले लगते हुए कहा, मोम ऐसा मत कहिए, हमें आपकी बहुत फिक्र है और हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, बस आपको परेशान नहीं करना चाहते इसलिए नहीं बताया। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी प्यारी सी स्टोरी आपको? आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से करिए। माही ने बारी बारी से अपने दोनों बच्चों के फोरहेड को चूम लिया और फिर हीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है वहाँ पर कितना खतरा था और तुम्हें ऐसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम वहाँ क्यों चली गई? ये तुम्हारे डैड भी ना मुझे कुछ भी नहीं बताते। आने दो, अब मैं इनकी अच्छे से क्लास लगाऊंगी। माहिर ने हंसते हुए कहा, मॉम आप और डैड की क्लास लगाएंगी? तो माहिर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब मैं रणवीर से बिल्कुल नहीं डरती हूँ, देख लेना। अब जब वो लौट कर आएंगे तो मैं उन्हें बहुत डांटूंगी कि ऐसे मेरे बच्चों को किसी खतरे वाली जगह पर ना भेजा करें, मेरे मासूम से बच्चे, अगर इन्हें चोट लग गई तो। माही की ऐसी भोलेपन वाली बातें सुनकर सारिका को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, माही ये तुम्हारे वो 3-4 साल के छोटे छोटे माहिर और हीर नहीं हैं जो खुद को प्रोटेक्ट ना कर सके। इन्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है, ये खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और 10 लोगों को एक साथ धो भी सकते हैं। माही ने सारिका की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं माँ हूँ ना दी, और आपको पता ही है माँ को हमेशा अपने बच्चों की फिक्र रहती है। फिर हीर और माहिर की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब दोनों जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ। माही की बात सुनकर माही ने बहुत ही क्यूट तरीके से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मोम, मैंने आपके हाथों के खाने का बहुत मिस किया है, मैं अभी आया। वहीं हीर ने भी माहिर के पीछे जाते हुए कहा, हाँ मोम, और मेरे लिए ना आलू के पराठे जरूर बनाना और साथ में धनिया की चटनी भी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो दोनों ही वहाँ से चले गए। भले ही वो दोनों कितने भी बड़े खतरों के खिलाड़ी क्यों ना बनते हो, लेकिन अपनी माँ के सामने आज भाई वो छोटे से हीर और माहिर ही थे। माही ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देखा। फिर सारिका ने कहा, चलो माही, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करती हूँ। अच्छा, आज हमारे बच्चों के लिए खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तो अनीता जी ने भी खड़े होते हुए कहा, ठीक है, और आज मैं सब बच्चों के लिए मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। तुम्हें याद है ना, माही और सारिका जब ये सब छोटे थे तो कितने चाव से हलवा खाते थे। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बड़ी माँ, और आपके हाथ का मूंग दाल का हलवा तो मेरा भी फेवरेट है। चलो इसी बहाने मुझे आपके हाथ का हलवा खाने को भी मिलेगा। तीनों अब एक साथ किचन की तरफ बढ़ गई। रात को सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए अपना डिनर कर रहे थे। वहीं आयुष और माहिर दोनों ही आमने सामने बैठे हुए खाना खाते हुए अपने फ़ोन चैटिंग के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। आयुष ने मैसेज टाइप करके माहिर को भेजा, टेरिस पर मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। माहिर ने खाने का बाइट लेकर मैसेज टाइप किया, हाँ मुझे भी तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हीर जो माहिर के बगल में ही बैठी थी, वो दोनों को ही इस चैट के जरिए बात करते हुए देख रही थी और वो बार बार माहिर को के फ़ोन में झाँक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दोनों भाई आपस में बात क्या कर रहे हैं। पर माहिर भी खूब अच्छे समझता था कि उसकी बहन जासूसी करने से बाज नहीं आएगी, इसीलिए वो जानबूझकर अपना एक हाथ हीर और अपने बीच में रखे हुए इस तरह से बैठा था कि हीर चाहकर भी माहिर के फ़ोन में उसके मैसेज को नहीं देख पा रही थी। आखिरकार इरिटेट होकर वो अपना खाना खाते लगी, पर उसने मन में ये तो क्यूरियोसिटी जाग गई कि आखिर कौन सी सिगरेट बातचीत हो रही है दोनों के बीच। उसने धीरे से माहिर से पूछा, मुझे भी शामिल कर लो कि ऐसी कौन सी सिगरेट कन्वर्सेशन हो रहा है दोनों के बीच में। माहिर ने अजीब सी नज़रों से हीर की तरफ देखा, फिर कहा, चुपचाप अपना खाना खाओ वरना मोम को सब बता दूंगा तुम्हारे सारे सिगरेट। माहिर की बात सुनकर हीर का मुंह बन गया। फिर उसने अपने खाने पर ही फोकस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो अपनी माँ के हाथों का मार नहीं खा सकती थी। कुछ देर बाद आयुष माहिर दोनों ही टेरेस पर काउच पर बैठे हुए थे, अपने अपने फ़ोन में बिजी थे। आयुष ने अपना फ़ोन साइड में फेंकते हुए कहा, क्या तुझे पूरा यकीन है कि नमन राठी वही है? माहिर जो अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, उसने बिना आयुष की तरह देखे ही कहा, हाँ ये वही है, बस मैं तो डैड के इंडिया वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि वो कमीना जो नज़र आ रहा है उसकी असलियत कुछ और ही है। आयुष ने खड़े होते हुए कहा, इस बारे में हमें डैड से बात करनी चाहिए। माहिर ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, रुद्र चाचू और वेदांत चाचू दोनों ही अब्रोड गए हुए हैं। आयुष ने कहा, अब्रोड?
तो माहिर ने अपना फ़ोन साइड में रखे और खड़े होते हुए कहा, हाँ, वेदांत चाचू बिजनेस के सिलसिले में गए हैं और रुद्र चाचू उस केडी के सिलसिले में। उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा, और फिलहाल जब तक वो लोग इंडिया वापस नहीं आ जाते हम उन्हें ये बात नहीं बता सकते। आयुष ने कहा, ठीक है, तब तक हम नज़र तो रख ही सकते हैं ना उस नमन राठी पर। माहिर जाकर रेलिंग के पास खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहा, नमन, नज़र तो रखे मुझे हमेशा ही रखनी होगी, क्योंकि वो कमीना मेरी जान पर नज़र बनाए हुए है। आयुष हैरानी से माहिर के पास आया और पूछा, तुम्हारा मतलब है प्रीत पर? माहिर ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, उसकी गंदी नज़रें प्रीत पर जमी हुई हैं और उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आयुष ने हैरानी से कहा, वो आदमी पागल हो गया है क्या? प्रीत उससे कितनी ज़्यादा छोटी है, वो प्रीत को ऐसे नज़रों से कैसे देख सकता है? माहिर ने सीधे खड़े होते हुए कहा, ऐसे कमीने लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। उसके लिए क्या एज ज़्यादा है और क्या कम है, इन्हें तो बस इस बात से मतलब है कि वो लड़की है। तभी आयुष को कुछ याद आया और उसने माहिर से कहा, हाँ, मुझे अबिका ने भी बताया था कि नमन राठी प्रीत को अपने घर बुला रहा था। ये बात सुनकर माहिर ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? वो नमन राठी प्रीत को अपने घर बुला रहा था? तो आयुष ने कहा, हाँ, और प्रीत ने भी उसे कह दिया कि वो घर जाकर उसे नोट्स ले लेगी। लास्ट लाइन आयुष ने थोड़ी झिझकते हुए कही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस बात पर माहिर का गुस्सा जरूर भड़क जाएगा, लेकिन ये बात प्रीत की सेफ्टी के लिए माहिर को बतानी जरूरी थी। इसीलिए आयुष ने माहिर से कुछ नहीं छुपाया और ऐसे हुआ भी। आयुष की बात सुनकर माहिर का गुस्सा एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो गुस्से से बोला, ये प्रीत पागल हो गई है क्या? वो नमन राठी के घर जाएगी उसे नोट्स लेने के लिए, इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। कहकर माहिर जैसे ही वहां से जाने लगा, आयुष ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तो इस वक्त प्रीत के घर जाएगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? तो माहिर ने कहा, आयुष हट जा, मेरे और प्रीत के बीच में आने की कोशिश मत करना। प्रीत को मैंने प्यार से समझा कर देख लिया, उस नमन राठी से दूर रहे, फिर भी वो मेरी बात नहीं समझी, तो अब मुझे अपने तरीके से उसे समझाना होगा। कहकर माहिर ने आयुष को साइड किया और वहां से चला गया। आयुष ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब ये पूरा पागल हो गया है, कहीं गुस्से में आकर प्रीत को हर्ट ना कर दे। प्रीत का घर, माहिर की गाड़ी प्रीत के घर के बाहर खड़ी हुई थी। वहीं प्रीत अपने रूम में बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब उसका फ़ोन जो साइड में ही रखा हुआ था बजने लगा, तो प्रीत ने अपनी बुक्स में नज़र हटाकर अपने फ़ोन की तरफ देखा। माहिर की कॉल देखकर प्रीत ने खुश होकर फ़ोन को पिक करके अपने कान पर लगाया और कुछ कहने ही वाली थी, तभी सामने से माहिर ने की सर्द आवाज़ उसके कानों में आई, 5 मिनट के अंदर ही अंदर नीचे आओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। माहिर की आवाज़ से प्रीत को लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं अभी नीचे कैसे आ सकती हूँ? मम्मी मुझे बाहर नहीं आने देगी। माहिर ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम नीचे आ रही हो या फिर मैं खुद अंदर आऊँ? फिर जवाब देते ही रहना अपनी मम्मी को कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। प्रीत ने शौक होते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माहिर, तुम अंदर कैसे आ सकते हो और तुम क्या जिद लेकर बैठे हो कि मैं नीचे आऊँ? तुम्हें पता है ना मेरे घर में अलाउ नहीं है रात को कहीं बाहर जाना। इस बार माहिर ने फ्रस्ट्रेट होते हुए तेज आवाज़ में कहा, मैंने कहा नीचे आओ, तो मेरा मतलब नीचे आओ। प्रीत, 1 मिनट तुम पहले ही वेस्ट कर चुकी हो, अब बच्चे 4 मिनट। अगर 4 मिनट में तुम मुझे मेरे सामने नजर नहीं आई तो मैं खुद अंदर आऊँगा और तुम्हें सबके सामने उठाकर बाहर ले जाऊँगा। कहकर माहिर ने प्रीत को कहने का कुछ मौका दिए बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रीत अब बेचैनी से इधर उधर चल कदम करते हुए बोली, हे भगवान, किस साइको को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया मैंने, अब कैसे जाऊँ बाहर? मम्मी जाने ही नहीं देगी। प्रीत, कुछ कर यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? तभी कुछ सोचकर प्रीत के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से रूम से बाहर निकली और नीचे आकर किचन में गई। किचन में उसकी मम्मी किचन समेट रही थी। प्रीत ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीते हुए कहा, मम्मी मैं ना अभी बहुत थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। प्रीत की मम्मी जो बर्तन धो रही थी उसने बिना प्रीत की तरफ देखे ही कहा, हाँ तो सो जाओ ना, मैं कौन से डिस्टर्ब करने आने वाली हूँ, और सुन लाइट ऑफ करना मत भूलना। प्रीत ने उबासी लेते हुए कहा, ठीक है मम्मी, लाइट्स ऑफ कर दूंगी, पर मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? कहकर प्रीत ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कि उसे वाकई में बहुत तेज़ नींद आ रही हो। उसने जब देखा कि उसकी मम्मी अपने काम में बिजी है तो वह जल्दी से भागकर सीढ़ियों से ऊपर गई और अपने रूम में आकर उसने लाइट्स ऑफ की, पर उसे पहले बेड पर पिलो की इस तरह से एडजस्ट किया कि उस पर बेडशीट कवर की जैसे ही कोई सो रहा हो। सारा अरेंजमेंट करने के बाद प्रीत चुपके से रूम से बाहर निकली और एक एक सीढ़ियाँ उतरकर वो किचन की तरफ देखने लगी। जब उसने देखा कि उसकी मम्मी अभी बिजी है और उसकी नज़र इस तरफ नहीं है, तो वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर मेन गेट की तरफ भाग गई और धीरे से मेन गेट डोर ओपन कर बाहर आई। बाहर आकर उसने एक चैन की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये प्यार, इश्क और मोहब्बत क्या क्या करवाता है लोगों से। प्रीत, तुझे तो इन सब चौचलों में पड़ना ही नहीं था, कहाँ फंस गई तुम इन सब बातों में। प्रीत अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए अपने घर के बाहर आई तो घर की दूसरी साइड रोड पर माहिर की ब्लैक स्कॉर्पियो कार खड़ी हुई देखी कर प्रीत ने अपनी मुठिया गुस्से से कसी और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब लेती हूँ उसकी क्लास, इतनी रात को आकर परेशान करना जरूरी था क्या? पता नहीं समझता क्या है खुद को। प्रीत माहिर की गाड़ी के पास आई और फ्रंट सीट की डोर का नॉक कर उसे इशारे से डोर अनलॉक करने के लिए कहा। माहिर ने तिरछी नजरों से प्रीत की तरफ देखा और डोर अनलॉक कर दिया। प्रीत ने डोर ओपन किया और अंदर फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहा, अब ऐसी कौन सी आफत आ गई थी माहिर जो तुमने इस तरह से मुझे यहाँ मिलने बुलाया? पता है कि मैं कितना रिस्क लेकर यहाँ आई हूँ। माहिर ने प्रीत की बात सुनी
अनसुनी करी और डोर वापस लॉक करते हुए कहा, सीट बेल्ट लगाओ। प्रीत ने हैरानी से कहा, अब इस वक्त मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वैसे तुझे यहाँ बात करने आया हूँ वैसे तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ और वापस अंदर चली जाऊँ? माहिर ने उसकी बात इग्नोर करते हुए एक बार फिर से कहा, सीट बेल्ट लगाओ प्रीत। पर प्रीत तो अभी भी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। तो माहिर ने आगे बढ़कर झटके से प्रीत की सीट बेल्ट लगाई। उसे दूर होते हुए कहा, अब मुंह भी बंद रखो, कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड के साथ वहां से निकल गया। माहिर बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिससे प्रीत की आंखें बड़ी किए कभी सामने की तरफ तो कभी माहिर की तरफ देख रही थी। उसने अटकते हुए कहा, माहिर तुम ये क्या कर रहे हो? गाड़ी की स्पीड थोड़ी तो कम करो। पर माहिर तो इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो रहा था, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद प्रीत नमन से बात कर रही थी। ये बात माहिर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपना सारा गुस्सा गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए निकाल रहा था, जिस वजह से प्रीत की हालत खराब हो रही थी। वो तो सीट पर जमकर बैठी हुई अपनी आंखें बड़ी किए हुए सामने की तरफ देख रही थी। तो दोस्तों, इस प्यारी सी डांट के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। आखिर कैसे माहिर हमारी प्रीत को एक छोटी सी डांट लगाने वाला है, वो अभी हम थोड़ी देर में एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अगर हो सके तो हमें एक प्यारा सा कमेंट भी करना। लेकिन जैसे जैसे माहिर स्पीड बढ़ाता जा रहा था, उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। प्रीत ने कसकर अपनी आंखें बंद की और डरते हुए कहा, माहिर मारने का इरादा है क्या? मेरी अभी उम्र ही क्या है, मुझे अभी मरना नहीं है। प्लीज़ गाड़ी की स्पीड धीमी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। माहिर प्लीज़ 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 माहिर। तभी झटके के साथ माहिर ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, जिससे प्रीत को भी हल्का सा झटका लगा। वो तो गनीमत थी कि उन दोनों ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, वरना प्रीत का सिर एकदम से डैशबोर्ड से जाकर टकराया जाता। प्रीत ने घबराई हुई नज़रों से सामने की तरफ देखा, फिर माहिर की तरफ, फिर अपनी बोही से कूटते हुए उसे गुस्से से किया, यह क्या करने वाले थे तुम? जान लेना चाहते हो क्या मेरी? कहकर प्रीत ने अपनी सीट बेल्ट ओपन की और गाड़ी का डोर ओपन करने लगी। माहिर जो अभी भी सामने की तरफ देख रहा था और अभी तक चुप था, उसने बिना प्रीत की तरफ देखे अपनी सख्त आवाज़ में कहा, चुपचाप बैठी रहो प्रीत, मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं कहा है। प्रीत को तो पहले ही महसूस हो गया था कि माहिर इस वक्त बहुत गुस्से में है, पर क्यों है ये उसे नहीं पता था। उसने माहिर की तरफ देखा तो माहिर अपनी लाल आंखों से प्रीत को घूर रहा था और बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना उस नमन राठी से बात करने के लिए, और ये भी कहा था कि जितना हो सके उससे दूर रहो, कहा था ना नहीं कि नहीं प्रीत? अब प्रीत को पता चला कि आखिर माहिर इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। प्रीत बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं कहाँ उससे बात करती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, पता नहीं तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो। माहिर ने प्रीत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे प्रीत कुछ पल के लिए घबरा गई। माहिर ने उसकी नज़रों से नाजुक सी कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मुझे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो प्रीत? हाँ, क्या नमन राठी ने तुम्हें नोट्स लेने के लिए अपने घर नहीं बुलाया? यह सुनकर प्रीत का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वो मन ही मन बोली, इससे कैसे पता चला? ये तो यहाँ था भी नहीं, क्या ये मेरी जासूसी कर रहा है? यह सोचकर ही प्रीत अब माहिर को घूरते हुए बोली, तुम मेरी जासूसी करवा रहे हो माहिर? माहिर ने प्रीत के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो, आलतू फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। तुमने मेरे मना करने के बावजूद नमन राठी से बात की कि नहीं की, और तुम उसके घर नोट्स लेने जाने के लिए राजी भी हो गई है ना? प्रीत वाकई में आज माहिर का ये रूप देखकर अंदर ही अंदर घबराई ही हुई थी, क्योंकि उसने माहिर को इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था, और आज तो उसे माहिर की आंखों में एक अलग ही तरह का जुनून नजर आ रहा था, जो उसे डराने के लिए काफ़ी था। प्रीत मुश्किल से बोल पाई, पहले मेरे गालों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माहिर ने झटके से उसके गालों को छोड़ा और उसे थोड़ी दूर होते हुए कहा, अब मुझे बताओ कि जब उस नमन राठी ने तुम्हें घर बुलाया तो तुमने मना क्यों नहीं किया? मान कैसे गई? प्रीत ने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे कर उसे सारी बात बता दी। माहिर समझ गया कि नमन राठी बहुत चालाक और शातिर किस्म का इंसान है, और वो प्रीत को घुमा फिरा कर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने वापस प्रीत की तरफ देखा। प्रीत ने चबी गाल, जिस पर माहिर की पकड़ के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने प्रीत को पकड़कर अपनी गोद में बिठाया, फिर प्रीत के गालों को बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से पकड़ते हुए कहा, वो नमन राठी सही इंसान नहीं है प्रीत, मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए कह रहा हूँ कि उससे दूर रहो, उसके इरादे ठीक नहीं हैं। माहिर की बिहेवियर से प्रीत काफ़ी हद तक घबरा गई थी, और जिस तरह से माहिर ने उसका हाथ पकड़ा था, उसके गालों को कसकर पकड़ा था, तो दर्द की वजह से उसकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन किसी तरह से वो अपने आंसू रोके हुए थे, जिस वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अभी भी माहिर की तरफ नहीं देख रही थी और अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। माहिर ने इस बार अपने लहजे को नरम बनाते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ, फिर तुम ऐसे काम क्यों करती हो प्रीत कि मुझे गुस्सा आए? माहिर को भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि उसने प्रीत को हर्ट किया है। उसने गुस्सा तो उस नमन राठी पर निकालना था, पर निकाल सारा प्रीत पर गया। प्रीत ने अपनी नज़रें उठाकर माहिर की तरफ देखा और कहा, मुझे ही सेव करने के लिए मुझे ही हर्ट कर रहे हो माहिर? तुम्हें ये तो पता है कि मैं मान गई थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि फिर
उसके घर नहीं गई क्योंकि मुझे अविका ने मना कर दिया था कि मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर ही कि प्रीत नमन के घर नहीं जाने वाली थी, अब जाकर माहिर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने प्रीत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मतलब अविका की बात तुमने मान ली और मैंने जो तुम्हें इतना समझाया उसका कुछ भी नहीं। प्रीत ने माहिर के सीने से लगते हुए यही कहा, मैं वैसे भी नहीं जाने वाली थी और अब तुम मुझे डांटना बंद करो, अभी तुमने इतना सारा गुस्सा किया। माहिर ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ओके नहीं कर रहा गुस्सा। फिर प्रीत ने कहा, अब मुझे घर तो छोड़ दो, अगर गलती से मेरी मम्मी रूम में आ गई ना और मैं उसे रूम में नहीं मिली तो मुझे वाकई में घर से बाहर निकाल देगी। माहिर ने प्रीत को अपनी बाहों में लिए हुए अपनी आंखें बंद की और उसे प्रीत से कहा, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो प्रीत, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। प्रीत ने भी अब कुछ नहीं कहा, वो भी माहिर के सीने से लगी हुई ऐसे ही बैठी रही। तभी माहिर का फ़ोन रिंग करने लगा। माहिर ने तिरछी नज़रों से अपने फ़ोन की तरफ देखा जो डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। प्रीत ने माहिर से कहा, देखो तो सही किसका फ़ोन है। माहिर ने अपना हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया तो आयुष की कॉल थी। माहिर समझ गया कि आयुष ने उसे कॉल क्यों किया है। माहिर ने प्रीत से कहा, अब तुम कुछ मत बोलना। फिर उसने फ़ोन पिक करके कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से आयुष ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, माहिर देख, अपने गुस्से को कंट्रोल कर, तू कहीं प्रीत को दोबारा हर्ट मत कर देना। माहिर ने शांत आवाज़ में कहा, तूने क्या मुझे प्रीत का दुश्मन समझा हुआ है जो हर बार मैं उसे हर्ट करता रहूँगा। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने हैरानी से कहा, तो अभी तक क्या कर रहे थे? मेरी आरती उतार रहे थे। वहीं सामने से आयुष ने कहा, प्रीत क्या तेरे साथ है? तो माहिर ने कहा, हाँ इस वक्त वो मेरे पास है और तू अब हमें डिस्टर्ब मत कर, फ़ोन रख। कहकर माहिर ने बिना आयुष की कुछ बोले का मौका दिए बिना ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा, पता नहीं आयुष ने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं कोई डेविल हूँ जो हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहूँगा। प्रीत ने सीधे बैठते हुए कहा, वो तो तुम हो डेविल राय कपूर। अभी कुछ देर पहले क्या कर रहे थे पता है? मैं कितना डर गई थी तुम्हारे गुस्से से। फिर माहिर की गोद से उठकर सीधा अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, अब बातें मत करो और जल्दी से मुझे घर छोड़ो। माहिर ने प्रीत से कुछ भी नहीं कहा। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि इतनी रात को उसे प्रीत को उसके घर से नहीं बुलाना चाहिए था। ये करके कहीं ना कहीं उसका प्रीत के लिए मुसीबत ही खड़ी की थी। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि प्रीत को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए उसने गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल गया। इटली में फ्रांसिको और उसका बेटा दोनों ही घुटनों के बल रणवीर के सामने बैठे हुए थे। वहीं आरव जो रणवीर के बगल में ही खड़ा था वो गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। फ्रांसिको को की बीबी तो बहुत पहले ही देश छोड़कर भाग चुकी थी। वैसे भी वो एक बहुत ही शातिर औरत थी। वो समझ गई थी कि अगर रणवीर राय कपूर इटली आ गया है तो उन लोगों का बचना नामुमकिन है। इसीलिए उसने पहले ही फ्रांसिको को कुछ बातें वगैरह बनाकर इटली छोड़ दिया था। रणवीर ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना आरव कि क्या करना है? आरव जो गुस्से से फ्रांसिको और उसके बेटे को घूर रहा था उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ अंकल कि मुझे इन्हें क्या सज़ा देनी है। आखिर इन लोगों की वजह से ही मेरे डैड डैनियल इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने ही साजिश की थी मेरे डैड को मारने की, लेकिन आज मैं इन दोनों की सांसें छीनकर अपना बदला पूरा करूंगा। फ्रांसिको ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, आरव तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? आरव ने नफरत भरी स्माइल के साथ कहा, जब मेरे डैड पर हमला करवाया और उनकी जान ली तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम उनके भाई हो? जब मुझे बार बार मारने की कोशिश की तब याद नहीं आया कि तुम मेरे अंकल लगते हो? और आज तुम्हें रिश्ते नाते याद आ गए हैं? तुम जैसे अपनों से बेहतर तो वो दुश्मन होते हैं जो कम से कम सामने से तो वार करते हैं और जो होते हैं ना नजरों के सामने होते हैं। तुम जैसे लोग किसी से के अपने कहनाले के लायक नहीं हो। ये बात तो आरव ने 100% सही कही है कि अपने दुश्मन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बाहर वाले दुश्मनों से तो फिर भी निपटा जा सकता है, लेकिन जो अपने दुश्मन होते हैं उनसे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसी बात के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस बारे में आपकी क्या राय है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रणवीर ने आरव से कहा, उनकी जान लेने का हक तो तुम्हें है आरव, ख़त्म कर दो इन्हें। आरव ने अपनी कमर के पीछे लगी हुई गन निकाली और उसे लोड करते हुए फ्रांसिको पर तान दी। उसकी आंखों में इस वक्त दुनिया भर की नफरत समाई हुई थी और याद आ रहा था अपनी माँ का स्ट्रगल जो उन्होंने उनके डैड के जाने की बात किया था। भले ही आरव उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन उसने अपनी माँ की कई रात रोकर गुजारते हुए देखा था और ये सब बातें आरव के दिल में बदले की आग को बढ़ाता ही जा रहा था। तभी वहाँ के माहौल में एकदम से कई सारी फायर की आवाज़ कौंधी और इसी के साथ फ्रांसिको और उसका बेटा दोनों ही निढल्ले होकर फर्श पर गिर गए। रणवीर जो बिना किसी भाव के ये सब देख रहा था उसने आरव से कहा, आज तुम्हारा मिशन खत्म हुआ आरव, अब तुम हो यहाँ के माफिया किंग। आरव ने तिरछी नजरों से रणवीर की तरफ देखा और वापस फ्रांसिको और उसके बेटे की डेड बॉडी की तरफ। 2 दिन बाद एयरपोर्ट पर ही रुद्र की गाड़ी में बैठी हुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। चाचू प्लीज़ आप मेरी फेवर करना और डैड को मना लेना कि मुझ पर गुस्सा ना करे और मुझे माफ़ कर दे। रुद्र जो
अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे हुए दूसरे हाथ में अपना फ़ोन देख रहा था। उसने हीर की तरफ देखते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हारी कोई फेवर नहीं करने वाला हीर। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, पहले गलती करती हो और फिर आकर कहती हो कि मेरी फेवर करना। इस बार तुमने जो गलती की है ना, बहुत बड़ी है। तुम एक बार पहले भी खुद को खतरे में डाल चुकी हो। हीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, चाचू मैं आपकी अच्छी वाली बेटी हूँ ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते। देखो मैं जब से वहाँ से आई हूँ बहुत सैड हूँ। अगर डैड मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं रोने लगूंगी। कहकर हीर ने रोने जैसा फेस बनाया। हीर हमेशा ही ऐसे ही करती थी, उसकी बचपन से ही आदत थी। पहले गलतियाँ करती थी और फिर मासूम सी शक्ल बनाकर सबको मना ही लेती थी। रुद्र ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, हीर अब तुम बड़ी हो गई हो, बात को समझने की कोशिश करो। अब हीर को लगा कि रुद्र उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, क्योंकि ये वो ब्रह्मास्त्र था जो कभी खाली नहीं जाता था और इसके बल पर हीर अपनी सारी बातें आसानी से मनवा लेती थी। हीर की आंखों में आंसू देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, मैं बात करूंगा रुद्र से। देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ, और तुम जानती हो ना तुम्हारे डैड का गुस्सा कैसा है। हीर ने उदास होते हुए कहा, जानती हूँ चाचू, और डैड कभी भी मुझे ऐसे गुस्सा नहीं हुए हैं, पर इस बार तो सॉलिड वाला गुस्सा आया है ना मुझ पर मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे डैड को गुस्सा आए। रुद्र कुछ कहने ही वाला था, तभी सामने उन्हें देखा कि रणवीर का प्राइवेट जेट लैंड हो रहा है। रुद्र ने हीर से कहा, अब जल्दी से अपने आंसू साफ करो, तुम्हारे डैड आ गए हैं। हीर ने भी सामने की तरफ देखा और फिर जल्दी से सीट बेल्ट ओपन कर गाड़ी से बाहर निकल गई। रुद्र ने बाहर आते हुए कहा, अरे रुको तो सही, भाग कहाँ रही हो। हीर रुकी और पीछे मुड़कर रुद्र से कहा, मैं तो यहाँ पर डैड को वेलकम करने आई हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ जैसे ही डैड जैसे बाहर आए सबसे पहले वो मुझे ही देखें। जेट लैंड हो चुका था। रणवीर स्टेयर से नीचे आ रहा था, उसके पीछे ही आरव भी नीचे आया। इस वक्त रणवीर तो हमेशा की तरह ही अपने पसंदीदा ब्लैक सूट में था, वहीं आरव ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। रणवीर अभी नीचे ही आया ही था कि हीर भागती हुई उसके पास आई और चिल्लाते हुए बोली, डैड मैं आपका कब से वेट कर रही थी। रणवीर ने जब हीर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपना सिर नामे हिलाया और अपनी बाहें फैला दी। उसे पता था कि हीर क्या करने वाली है। भले ही रणवीर ने गुस्से से हीर को डांट तो दिया था, पर वो उसे अब कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसने हीर को इतना सख्ती से डांटा था और कुछ दिनों में वो हीर को बहुत मिस भी कर रहा था। ही हमेशा की तरह हीर आकर रणवीर के गले से लटक ही गई। रणवीर ने भी उसे अपनी बाहों में होल्ड किया, फिर कुछ देर बाद खुद से दूर करते हुए कहा, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हीर जो अभी बहुत बहुत बड़ी स्माइल के साथ रणवीर को देख रही थी, अचानक उसकी स्माइल गायब हुई। फिर वो रणवीर की बाहों पकड़ते हुए बोली, ऐसा तो मत कहिए डैड, आपको पता है मैं यहाँ आकर कितना रोई थी। आपने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, मुझसे बात भी नहीं की। रणवीर ने हीर का हाथ अपनी बाहों में हटाते हुए कहा, क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट थी हीर, क्योंकि तुम किसी और की बातों को समझती ही नहीं हो। कहकर रणवीर आगे बढ़ गया। रणवीर जानबूझकर हीर को अपनी नाराजगी दिखा रहा था ताकि हीर आगे चलकर इस तरह से कोई और हरकत ना करे और खुद को खतरे में ना डाले। हीर ने रणवीर को जाते हुए देखा, फिर आरव से कहा, अब क्या तुम भी मुझसे नाराजगी दिखाने वाले हो? और अगर ऐसा है ना आरव तो भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। आरव ने अपनी दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम पर गुस्सा करूं? मुझे मरना है क्या? फिर अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, अब मेरे सीने से कौन लगेगा, मैं भी तो आखिर इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ ना तुमसे। आरव की बात सुनकर हीर स्माइल के साथ उसके सीने से लग गई और फिर अपना सिर उठाकर आरव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मिस किया कि नहीं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मिस किया हीर, मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वहाँ से लौटकर तुम्हें बहुत सारा डांटूंगा, लेकिन क्या है ना कि रणवीर अंकल का गुस्सा देखकर लग रहा है कि वो मेरे कसर भी पूरी कर देंगे, इसीलिए मैंने गुस्सा करने का ख्याल छोड़ दिया। हीर आरव से दूर हुई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, तुम मुझ पर गुस्सा करने वाले थे? तो आरव ने लापरवाही से कहा, क्यों नहीं कर सकता, आखिर मेरा भी हक बनता है तुम पर गुस्सा करने का। अब चलो घर चलना है कि नहीं, कि सारी बहसबाजी यहीं एयरपोर्ट पर करनी है? कहकर आरव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ ले आया। आरव तो हीर को अपनी गाड़ी में बैठाने वाला था, पर हीर जानबूझकर रणवीर के साथ बैठी। पर रणवीर ने ही हीर के साथ कोई बात नहीं की और चुपचाप अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क करने लगा। हीर जो बैक सीट पर रणवीर के साथ बैठी हुई थी, उसने कई बार रणवीर से बात करने की कोशिश की, पर रणवीर ने सिर्फ हाँ या हूँ में ही जवाब दिया। उससे ज़्यादा उसने हीर से कोई बात नहीं की। इसी तरह सभी लोग कपूर मेंशन पहुंच चुके। आरव वहां से अपने मेंशन के लिए निकल गया था। रणवीर हीर अपनी गाड़ी में बाहर आए, वहीं दूसरी गाड़ी में रुद्र भी बाहर आ गया। रणवीर ने अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। हीर जल्दी से रुद्र के पास आकर खड़ी हुई और उसे बाहों को पकड़ते हुए कहा, चाचू प्लीज मना लेना डैड को, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। रुद्र ने हीर के बालों में उंगली फिराते हुए कहा, मैं ये स्टूपिड की बातें मत करो हीर, तुम भी जानती हो ना कि तुम भूखी नहीं रह सकती हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, और थोड़ा वक्त तो रणवीर को वो खुद ही मान जाएगा। रणवीर अंदर आया तो उसने अपनी माँ वहीं सोफे पर बैठी हुई नजर आई। अनिता जी खड़े होकर रणवीर के पास आई और खुश होते हुए बोली, आ गए मेरे बच्चे,
तुम्हें पता है मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। रणवीर ने अपनी माँ को गले से लगाते हुए कहा। अब लौटना तो था ना माँ, आखिर आपको भी पता है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन सुकून तो मुझे मेरी फैमिली के पास ही मिलता है। कहते हुए रणवीर आसपास किसी को ढूंढने लगा, पर जिसे वो ढूंढ रहा था वो तो वहाँ मौजूद थी ही नहीं। वहीं हीर रुद्र के साथ अंदर आई थी। उसने अपने डैड को जब किसी को ढूंढते हुए देखा तो वो समझ गई कि वो उसकी मोम को ही ढूंढ रहे हैं। हीर ने रणवीर के पास आते हुए कहा, डैड मोम तो मंदिर गई हुई है, बस अभी आती ही होगी। रणवीर ने एक नज़र हीर की तरफ देखा और फिर अपनी माँ से कहा, ठीक है मोम, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। कहकर रणवीर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हीर जो रणवीर से कुछ कहने ही वाली थी, उसके बाद उसके मुंह में ही रह गई, इसलिए वो सैड सा फेस बनाकर अपने रूम में चली गई। अनिता जी ने भी ये बात नोटिस कर ली थी कि रणवीर हीर से सही ढंग से बात नहीं कर रहा है। उन दोनों के जाने के बाद अनिता जी ने रुद्र से पूछा, रुद्र क्या हुआ है, रणवीर क्यों नाराज है हीर से? रुद्र ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ बड़ी माँ, बस हीर ने इस बार कोई बड़ी शरारत की है, इस वजह से रणवीर उसे नाराज हो गए हैं। अनिता जी ने रुद्र के पास बैठते हुए कहा, अरे शरारत की है तो बच्ची ही तो है, खुद क्या कम शरारतें करता था। मैं अभी रणवीर से बात करती हूँ। रुद्र ने कहा, बड़ी माँ रहने दीजिए, दोनों बाप बेटी आपस में ही एक दूसरे को सुलझा देंगे, आप उसके बीच में मत पड़िए। अनिता जी ने कहा, ऐसे कैसे ना पढ़ूं, देखा नहीं मेरी बच्ची का चेहरा कैसे उतर गया था जब रणवीर ने उसे बात नहीं की। आने दो रणवीर को, कान खींचकर कहूंगी कि इस तरह से मेरी बेटी पर गुस्सा ना करे। माही जो अभी मंदिर से आई थी उसने उधर आते हुए कहा, कौन किस पर गुस्सा कर रहा है माँ? कहकर माही ने पूजा की थाली मेड को पकड़ाते हुए कहा, इसे मंदिर में रख दो उसी माँ। फिर वो जाकर वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, बताइए ना माँ, कौन किस पर गुस्सा कर रहा है? तो अनिता जी ने कहा, वही रणवीर। अरे हीर ने कोई शरारत क्या कर दी, रणवीर उससे बात नहीं कर रहा है? अनिता जी की बात सुनकर माही सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। हीर तो बचपन से बहुत शरारती रही है, पर रणवीर हीर से बात किए बिना तो कभी नहीं रहता था। माही ने हैरानी से कहा, क्या सच में? पर ऐसा क्यों? तो रुद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो माही, हीर अपने डैड को अच्छे से मनाना जानती है। तो माही ने खड़े होते हुए कहा, रणवीर आ गए? तो रुद्र ने कहा, अभी अपने रूम में गए हैं फ्रेश होने। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं जाकर देखती हूँ, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कहकर माही सीढ़ियों की तरफ चली गई। माही जब रूम में आई तो उस वक्त रणवीर रूम में नहीं था। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो समझ गई कि रणवीर इस वक्त शावर ले रहा है। उसने अपने कदम कबर्ड की तरफ बढ़ा दिए, रणवीर के लिए कपड़े निकालने कर बेड पर रख दिए। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई तो माही ने पलटकर वॉशरूम की तरफ देखा। रणवीर अपनी कमर पर ब्लैक कलर का टॉवल लपेटे हुए, दूसरे हाथ में टॉवल पकड़े हुए अपने बालों को सुखा रहा था। उसकी नज़र जब माही पर गई तो उसने टॉवल को सोफे पर फेंका और माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें पता था ना कि मैं घर वापस लौट रहा हूँ, तो तुम कहाँ गई थी? माही ने रणवीर के सीने से लगते हुए कहा, दरअसल मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब तुम और मेरे बच्चे सही सलामत इटली से वापस लौट आओगे तो मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो बस इसीलिए मैं वहीं गई थी। रणवीर ने माही के अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तुम कल भी जा सकती थी, तुम जानती हो ना कि जब भी मैं कहीं से वापस आता हूँ तो सबसे पहले मुझे तुम घर में नजर आनी चाहिए, वरना मुझे बहुत अधूरा सा फील होता है। माही ने हंसते हुए कहा, रणवीर कितने साल हो चुके हैं और फिर भी तुम बिल्कुल वैसे कि वैसे ही हो। रणवीर ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं हमेशा ऐसा ही रहने वाला हूँ और तुम्हारी आदत जो है वो कभी छूटने वाली नहीं है माही। कहते हुए रणवीर माही की नेक पर किस करने लगा। माही ने मचलते हुए कहा, रणवीर क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, रूम का डोर भी ओपन है, कोई अंदर आ गया तो? रणवीर ने ऐसे ही उसे किस करते हुए कहा, कोई नहीं आने वाला माही, तुम जानती हो ना मैंने इस फ्लोर पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं दी है। कहते हुए रणवीर और भी ज़्यादा माही मधोसी से माही को किस करने लगा। माही ने भी अपनी बाहें रणवीर के गले में लपेट ली। आखिर इतने दिनों से वो भी तो रणवीर से दूर थी ना, और उसे भी रणवीर को बहुत मिस किया था। तभी माही के दिमाग में कुछ आया। उसने रणवीर को खुद से दूर करते हुए कहा, रणवीर तुम हीर से इतने नाराज़ क्यों हो, क्या किया है उसने? रणवीर जो कि माही में खोया हुआ था, माही के सवाल को सुनकर जैसे अपने होश में वापस आया। उसने फिर कुछ सोचते हुए कहा, माही तुम ही तो कहती हो ना कि हीर की शरारतें बहुत बढ़ गई हैं और मैं उसे कुछ नहीं कहता हूँ, तो बस अब मैंने उसकी शरारतों को रोकने का इंतजाम किया है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये मेरी प्यारी सी स्टोरी? आई होप पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन करें। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके मन में जो भी थॉट आए मुझे कमेंट में लिख दिया करो, या मेरे बारे में जो भी आपको कुछ जानना है जल्दी से कमेंट में पूछ लिया करो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। तो माही ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मुझे बुद्धू बना रहे हो रणवीर, हीर बचपन से ही ऐसी है और तुमने कभी भी किसी शरारत पर उसे टोका नहीं है और ना ही उसे बात करना बंद किया है। तब बताओ मुझे क्या बात है? कहकर माही गौर से रणवीर के चेहरे को देखने लगी, पर रणवीर अपने फेस पर किसी तरह के एक्सप्रेशन छुपाने में बड़े ही माहिर था। उसने माही से कहा, बस ये समझ लो कि इस बार हीर ने कुछ बड़ी ही शरारत की थी, इसीलिए मैंने उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो गया। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ उसे झूठी नाराज़गी दिखा रहा हूँ। उसे सच में
नाराज़ थोड़ी हूँ। माही भी जानती थी कि रणवीर हीर से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता, इसीलिए उसने भी रणवीर की बात पर भरोसा कर लिया। फिर रणवीर को खुद से दूर करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट वाला डिनर बनाती हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। कहकर माही रूम से बाहर चली गई। डाइनिंग टेबल पर भी रणवीर हीर की तरफ देखा तक नहीं था, जिसे हीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो बीच बीच में कई बार रणवीर से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर है ना, हाँ हूँ के अलावा उसे कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। इस वजह से हीर थोड़ी सी रुआंसी हो गई और अपना खाना बीच में ही छोड़कर वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। माहिर को भी हीर के लिए बुरा लग रहा था, पर क्या करें, वो भी आखिर उसकी बहन ही है। तूफान तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना ही होता ना, इसीलिए उसने भी इस बात को इग्नोर किया और अपने खाने पर फोकस किया, क्योंकि आज उसकी मोम ने अपने हाथों से जो खाना बनाया था वो भी सभी का फेवरेट। रात का वक्त था, सभी लोग चैन से नींद ले रहे थे। वहीं हीर टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए सो रही थी। सोते हुए हीर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। भले ही वो कितनी भी ज़्यादा बोल्ड हो या कितनी भी ज़्यादा लड़ाकू टाइप की हो, लेकिन उसकी क्यूटनेस बिल्कुल कम नहीं हुई थी। वो डेविल क्वीन तो सिर्फ औरों के लिए थी, अपने घर वालों के लिए तो वो आज भी एक प्यारी सी ही शरारती गुड़िया थी, जो अपने क्यूट क्यूट बातों से और अपनी क्यूट हरकतों से सबके फेस पर स्माइल ले आती थी। पर आज उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आ रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो रोते हुए ही सोई है। उसके रूम का डोर धीरे से किसी ने ओपन किया। कोई धीमे कदमों से रूम के अंदर आया। उसकी नज़र हीर पर गई, जो सोते हुए बहुत ही प्यारी सी डोल लग रही थी। ये कोई और नहीं रणवीर था, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके रूम में आया था। वो आकर हीर के बगल में ही बैठ गया और कुछ देर तक उसकी हीर के चेहरे को देखा। हीर को इतना उदास देखकर रणवीर को भी अच्छा नहीं लग रहा था। रणवीर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर अपनी प्यारी सी बेटी के चेहरे पर उदासी नहीं। आखिर हीर और माही दोनों ही उसकी जान जो थे, और वो अपनी दोनों प्रिंसेस को हमेशा ही खुश देखना चाहता था। रणवीर ने प्यार से हीर के सॉफ्ट बालों को अपनी अंगुलियों से फेरते हुए कहा, जानता हूँ मेरी छोटी सी जान, मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है हीर। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा किडनैप हो गया है, तब भी मैं जानता था कि मेरे दिल पर क्या बीती है। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, और शायद तुम्हारी माँ से कभी नज़र ही नहीं मिला पाता। पता क्योंकि मेरी परमिशन लेकर ही तुम इटली गई थी। वहीं अपने डैड की अंगुलियों की स्पर्श महसूस कर हीर, जो अभी नींद में ही थी, उसके होठों पर प्यारी से स्माइल आ गई। हीर अपने डैड के स्पर्श को सपने में भी पहचान सकती थी। हीर को मुस्कुराता देख रणवीर के फेस पर एक राहत की स्माइल आ गई। उसने झुककर हीर के फोरहेड को चूम लिया, लेकिन तभी हीर ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने देखा कि रणवीर उसके बगल में बैठा हुआ है, तो वो झटके से उठी और रणवीर के गले लग गई और बोली, डैड आप यहाँ पर, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, बोलिए। रणवीर को अचानक से हीर के उठ जाने से हैरान हो गया। उसने एक बार फिर से झूठ मूठ का सख्त एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? वो तो बस मैं देखने आया था कि तुम रूम में हो कि फिर कहीं निकल गई हो खतरों की खिलाड़ी बनकर। हीर ने अभी भी अपने डैड को कसकर पकड़ा हुआ था। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, डैड आप मुझे बार बार टोंट मारना बंद कीजिए। कहा ना, गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। हीर तब से लेकर अब तक कई बार माफ़ी मांग चुकी थी। अब रणवीर इतना भी ज़्यादा सख्त तो नहीं हो सकता था ना अपनी हीर के लिए, इसीलिए उसने भी हीर को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो इस बात को याद रखना, वरना अगली बार तुम मुझे मना नहीं पाओगी। हीर तो खुशी के मारे सीधा रणवीर की गोद में ही बैठ गई और अपना सिर रणवीर के कंधे पर टिकाते हुए कहा, अब क्या आपको लिख कर दूँ कि हीर अब कोई भी ऐसी शरारत नहीं करेगी, आपकी सारी बात मानेगी, ठीक है ना? रणवीर ने हंसते हुए कहा, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मेरे भरोसे को तोड़ना मत, वरना अगली बार पनिशमेंट खुद तुम्हें दूंगा। फिर मत कहना कि मेरे डैड मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। हीर ने अपना चेहरा उठाकर रणवीर की तरफ देखा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप मुझे पनिशमेंट देंगे तो मैं बहुत सारा रहूँगी और आपकी चुप कराने पर चुप भी नहीं होंगी। अब मुझे पता है मेरे डैड मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। तो रणवीर ने भी हीर के गालों को पिंच करते हुए कहा, तो तुम इस बात का फ़ायदा उठाओगी? बोलो। हीर ने क्यूट तरीके से कहा, नहीं डैड, मैं तो बस आपको थोड़ा सा डरा रही थी। फिर वापस रणवीर के कंधों पर सिर रखते हुए कहा, डैड जब तक मुझे दोबारा नींद नहीं आ जाती आप यहाँ से जाना मत। रणवीर ने हंसते हुए कहा, ठीक है प्रिंसेस, सो जाओ कि मैं यहीं पर हूँ। कहकर रणवीर ने हीर को वापस बेड पर लिटा दिया और उसके सिर को तब तक सहलाता रहा जब तक हीर वापस गहरी नींद में नहीं चली गई। वहीं रूम के डोर के पास ही माई खड़ी हुई मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। रणवीर की नाराज़गी हीर के लिए दूरी हो गई थी। इस बात की ही अब माही को तसल्ली थी, क्योंकि वो भी महसूस कर पा रही थी कि हीर से बात ना करके रणवीर काफ़ी बेचैन था।
ये जब अच्छी तरह से गहरी नींद में सो गई तो रणवीर ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उठकर जैसे ही रूम से डोर की तरफ बढ़ा, माही को डोर पर खड़े देखकर उसने कदम रुक गई। माही ने मुस्कुराते हुए उसे बाहर आने का इशारा किया तो रणवीर ने अपने होठों पर अंगुली रखते हुए अपनी पलकें झपकाई, जैसे कह रहा हो कि आवाज़ मत करो, मेरी प्रिंसेस जाग जाएगी। फिर रणवीर ने एक नज़र माही की तरफ देखा और माही के साथ रूम से बाहर चला गया। माही ने रणवीर की बाह पकड़कर उसके कंधों पर अपना सिर टिकाया और उसके साथ चलते हुए कहा, तुम्हें पता है रणवीर, जब भी मैं तुम्हारी और हीर की ऐसी बॉन्डिंग देखती हूँ ना, मुझे मेरे बाबा के साथ मेरी बॉन्डिंग याद आ जाती है। मेरे बाबा भी मुझे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते थे और मैं भी अपने बाबा को ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल करके मनाती थी। तब अब तक दोनों ही अपने रूम में आ गए थे। रणवीर ने माही को सामने खड़े करते हुए कहा, अब बाबा के जाने के बाद वो सारे नखरे तुम मुझसे दिखाती हो और मुझे भी ऐसे ही मनाती हो ना। वैसे हीर भी ना बिल्कुल तुम पर ही गई है। तो माही ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो हम दोनों तुम्हारी प्रिंसेस हैं रणवीर। चलो अब सोना नहीं है क्या? मेरे ख्याल से अब तुम्हें अच्छे से नींद आएगी, कहकर माही बेड की तरफ बढ़ गई। रणवीर भी माही के बगल में आकर लेट गया। उसने अपनी बाहें भरते हुए कहा, हाँ अब तो मुझे सुकून की नींद आनी ही है ना। जब मेरी दोनों प्रिंसेस बड़ी खुश होती हैं ना, तो वाकई में ये दिल सुकून के एहसास से भर जाता है। और वैसे भी इतने दिनों से तुमसे दूर था तो कुछ तो बेचैनी मुझे उस वजह से भी थी। माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, रणवीर इतने साल हो गए हैं पर तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो रणवीर ने भी माही की नोज पिंच करते हुए कहा, तुम भी तो नहीं बदली माही, मेरी इनोसेंट माही। माही ने भी वापस अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि बेचैनी तो माही को भी होती थी अपने रणवीर के बिना। रणवीर को अब उसकी आदत जो हो चुकी थी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रणवीर और माही की बॉन्डिंग कैसी लग रही है। आई होप पसंद आ रही होगी। कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। आज कॉलेज का दिन हमेशा के लिए नॉर्मल दिनों की तरह ही था। सभी स्टूडेंट अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई अपने क्लासेस की तरफ जा रहा था तो कोई ग्रुप बनाकर गार्डन में ही बैठकर अपनी स्टडी कर रहा था। कुछ लोग लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग ग्रुप बनाकर आपस में ही मस्ती कर रहे थे। प्रीत भी कुछ देर पहले ही अविका के साथ कॉलेज आई थी, तभी उससे सामने से आती हुई हीर नजर आई। हीर काफ़ी दिनों बाद प्रीत और अविका से मिल रही थी, इसीलिए वो तीनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। हालांकि फ़ोन पर उन तीनों की आपस में बातें होती थी, लेकिन सामने मिलने की बात तो अलग ही होती है ना। हीर ने खुश होते हुए कहा, प्रीत कैसी रही तुम्हारी चंडीगढ़ वाली शादी? तुमने तो बहुत इंजॉय किया होगा ना? प्रीत ने कहा, इंजॉय तो बहुत किया, पर तुम्हारे भाई की वजह से मेरा मूड ही खराब हो गया। तो हीर ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया मेरे भाई ने? तो प्रीत ने कहा, बस वही उसका गुस्सा। फिर हीर के साथ चलते हुए प्रीत ने उसे सारी बातें बता दी। इस बार हीर ने हंसते हुए कहा, और वो ऐसे ही हैं, तुम इस बात का ज़्यादा माइंड मत करो। फिर अविका ने हीर से पूछा, और तुम तो इटली गई थी ना, तुम बताओ क्या किया तुमने वहाँ जाकर? हीर ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो वहाँ घूमने ही तो गई थी, बहुत इन्जॉय किया मैंने वहाँ पर तुम दोनों को मिस भी बहुत किया। चलो पहले कैंटीन की तरफ चलते हैं, वहीं बैठकर आराम से बातें करेंगे। तीनों ही अब कैंटीन की तरफ चली गई। वहीं पर कोई और था जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ी मिस्टीरियस से नजर आ रहे थे। ये था नमन राठी, जो काफ़ी देर से अपनी गहरी नज़रों से प्रीत को ही देख रहा था। प्रीत के वहाँ से जाते ही नमन राठी, जो गार्डन में ही पेड़ के सहारे खड़ा हुआ था, उसने अपनी पॉकेट में फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। सामने वाले ने कुछ रिंग के बाद ही फ़ोन पिक किया तो नमन राठी ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, जो करना है आज ही करना है, इसीलिए तैयार रहो। कहकर नमन राठी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और एक टेबल स्माइल के साथ उस तरफ देखने लगा जहाँ से प्रीत हीर और अविका के साथ कैंटीन की तरफ गई थी। नमन राठी ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए ही कहा, बस आज आखिरी दिन, फिर तुम यहाँ किसी को नज़र नहीं आओगी प्रीत। कपूर मेंशन। माहिर रेडी होकर अभी डाइनिंग हॉल में आया ही था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने माही से पूछा, मॉम डैडी ऑफिस के लिए चले गए क्या? माही जो वहीं पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी, उसने कहा, नहीं अभी वो स्टडी रूम में है। तो तुम्हारे वेदांत चाचू उससे मिलने आए हैं, तो वहीं पर कुछ बातें कर रहे हैं। माहिर ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, मैं अभी डैडी से मिलकर आया। तो माही ने उसे आवाज़ देकर रोकते हुए कहा, पर पहले नाश्ता तो कर लो माहिर, तुम्हें कॉलेज को भी देरी हो रही है ना। माहिर ने पलट कर माही की तरफ देखा और कहा, बस मैं थोड़ी देर में आया मॉम, मैं आकर करता हूँ ना नाश्ता। कहकर माहिर स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहीं आयुष ने भी जब माहिर को स्टडी रूम की तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि उसे भी पता था कि माहिर रणवीर को क्या बात करने वाला है। रणवीर स्टडी रूम में वेदांत से किसी मैटर पर डिस्कशन कर रहा था। जब उसका ध्यान अंदर आते हुए माहिर पर गया, वेदांत और रणवीर दोनों ही माहिर की तरफ देख रहे थे। माहिर ने अंदर आते हुए कहा, डैड मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। रणवीर ने कहा, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? माहिर सामने ही चेयर पर बैठते हुए बोला, डैड मुझे नमन राठी के बारे में बात करनी है। यह नाम सुनकर वेदांत और रणवीर दोनों ही कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखने लगे। फिर वेदांत ने पूछा, यह नमन राठी तो वही है ना जो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर है और कुछ दिन महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया है? तो आयुष ने जवाब देते हुए कहा, हाँ चाचू ये वही है, लेकिन हमें वो थोड़ा सा अजीब लगता है और माहिर को भी उसके बारे में कुछ पता चला है। रणवीर ने माहिर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा क्या पता चला है माहिर? तो माहिर ने एक नज़र आयुष की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, डैड उस नमन राठी का केडी के साथ कोई कनेक्शन है। ये बात सुनकर रणवीर और वेदांत दोनों की
शौक रह गए। वेदांत ने चौंकते हुए पूछा, व्हाट? उस केडी के साथ नमन राठी का क्या कनेक्शन? तो माहिर ने नमन राठी की सारी एक्टिविटी के बारे में वेदांत और रणवीर को बता दिया, जिस वजह से माहिर को नमन राठी पर शक हुआ था। ये सुनकर रणवीर और वेदांत कुछ पल के लिए तो हैरान रह गए। फिर रणवीर ने अपनी रेलिंग चेयर पर लीन होते हुए कहा, तो फिर तुमने उस पर नजर रखवाई कि नहीं? माहिर ने कहा, हाँ डैड, मैंने उस पर नजर रखवाई है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो केडी के साथ मिलकर कोई बड़े प्लान को अंजाम देने वाला है। वेदांत ने कहा, पर उसका उस केडी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और अगर ऐसा ही है तो वो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम क्यों कर रहा है? क्या उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए थे? आयुष ने कहा, चाचू वो बहुत ज़्यादा शातिर है, इसलिए हमें लगता है कि उसके डॉक्यूमेंट भी हमें एक बार फिर से चेक करवाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे सब फेक बनाए हो। रणवीर ने कहा, तो ठीक है, हमारे आदमी से कहो उस नमन राठी की सारी इंफॉर्मेशन लाकर मुझे दे, फिर मैं देखता हूँ उस नमन राठी को। कहते हुए रणवीर का चेहरा एकदम सर्द हो गया। माहिर ने खड़े होते हुए कहा, हम निकलते हैं कॉलेज के लिए, देरी हो रही है डैड। रणवीर ने कहा, ठीक है, और हो सके तो कल ऑफिस आ जाना। तुम आयुष और हीर जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उस पर कल प्रेजेंटेशन भी तो देनी है ना? माहिर ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, कल हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। कहकर उसने आयुष की तरफ देखा, फिर वो आयुष के साथ रूम से बाहर निकल गया। दरअसल आयुष, माहिर और हीर तीनों ही RBR एम्पायर के एक प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे। ये उनका खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर तीनों मिलकर वर्क कर रहे थे। उसकी प्रेजेंटेशन भी तीनों ने मिलकर ही रेडी किया था। जब वो सिर्फ 19 साल के थे तभी से ही उन्होंने अपने बिजनेस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। और वैसे भी ये तय था कि जैसे ही इनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वो RBR एम्पायर को ज्वाइन करने वाले हैं। और इसी के साथ मुझे आज आपको एक बात बतानी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन करना चाहती हूँ कि अब ये स्टोरी अपनी आखिरी पड़ाव पर है और कुछ दिनों में इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी होने वाली है। आप इस स्टोरी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मोटिवेट भी करते रहे हैं। तो बस इसी तरह से आखिरी वक्त तक अपना साथ निभाते रहिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट और लाइक करते रहिए। जल्द ही इस स्टोरी का एंड पार्ट आने वाला है और उसके बाद मैं आप सब के लिए इससे भी कहीं ज़्यादा सस्पेंसफुल और इमोशनल, लविंग और केयरिंग करने वाली एक धमाकेदार स्टोरी लिख रही हूँ। वो बहुत जल्द मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। बस कुछ दिनों में इस स्टोरी के आखिरी पार्ट आने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपकी प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। स्टोरी को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।